ये बात तुमने बड़े पते की कही। अब हमें उस राजन नायर नाम के आदमी का असली पता ठिकाना ढूंढना। साहब, आपसे मिलने कोई लेडी आई है साहब। उसे अंदर भेज। नमस्ते। नमस्ते जी, मैं नासिक से आ रही हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपने उस दिन टीवी पे एक तस्वीर दिखाई थी जिसकी हत्या हो चुकी है। हाँ। जी, वो मेरे पति थे। लेकिन वो तो अपना नाम राजन नायर बताते थे। उनकी जेब से एक कार्ड मिला था, यही नाम लिखा था। जी, मैं अनुराधा शर्मा हूँ। साहब, उस आदमी से मेरा संबंध 15 साल पहले ही खत्म हो चुका था। इंश्योरेंस के नाम पर वो आदमी अपने को किसी सिंगापुर की कंपनी का एजेंट बताता था और काफी हेराफेरी भी करता था। मैं कह नहीं सकती कि कितने लोगों को उसने धोखा दिया। अगर उस दिन टीवी पर उसकी तस्वीर ना देखती तो मैं लगभग भूल ही चुकी थी। अनुराधा जी, आप अपने पति की जो तस्वीर पेश कर रही हैं, उसके मुताबिक तो ऐसा लगता है कि किसी ने उनकी जालसाजी का बदला लिया। राजपाल से तो बदला मैं भी लेना चाहती थी। क्या उसका नाम राजपाल था? जी हाँ, उस आदमी ने मुझसे शादी करके मेरे पिता को बर्बाद किया। इंश्योरेंस के नाम पर उस आदमी ने मेरे पिता का प्रोविडेंट फंड सारा का सारा खा लिया। देखिए पिताजी, पैसा तो हाथ का मैल है, धीरे धीरे साफ हो जाता है। बेहतर होगा अगर आप मेरी बात माने तो आप अपने प्रोविडेंट फंड को ठीक से इन्वेस्ट कर दीजिए। देखो राजपाल, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मैं ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता जिससे मेरा फ्यूचर डार्क हो जाए। ओफो पिताजी, आप समझ नहीं रहे हैं। मैंने आपकी बेटी से शादी की है, दामाद हूं मैं आपका। मैं आपको और आपके पैसे को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। बस। तो तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ओ पिताजी, कैसे छोड़ दूं आपको? मैं आपके पैसे को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता। बस आप मेरी मानिए, बाकी सब भूल जाइए। आप अपनी एक इंश्योरेंस करवा लीजिए। वक्त का, जिंदगी का क्या भरोसा, आप कल रहे न रहे। क्यों? अब एक और नई बात, इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस कहां से आ गया? ओफो पिताजी, आई मीन ससुर जी, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की है और मुझे अपना टारगेट पूरा करना है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? आप मेरी ये मदद कर सकते हैं कि मुझसे एक 50 लाख की इंश्योरेंस करवा लीजिए। और मैं इसकी किस्तें कहां से भरूंगा? पिताजी, इस पॉलिसी में किश्तों का झंझट ही नहीं है। एक बार आप 2 लाख का एक प्रीमियम भर दीजिए, 50 लाख की पॉलिसी तैयार। 2 लाख? अरे मुझे टोटल मेरे प्रोविडेंट फंड के 2 लाख मिले हैं और तुम मेरे पीछे पड़े हो कि वो 2 लाख मेरा इंश्योरेंस में डाल दूं। आप एक बार 2 लाख का प्रीमियम दे दीजिए, उसके बाद आपको हर महीने बोनस मिलेगा। हर महीने लगभग 20,000 रुपए। 20,000? अरे ऐसी कौन सी पागल इंश्योरेंस कंपनी है जो 20,000 रुपया मुझे एक महीने में देगी? माय डियर ससुर जी, एक इंश्योरेंस कंपनी है सिंगापुर में, न्यू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये लीजिए, आप इस पे साइन कर दीजिए। अब इधर इधर करता हूं भाई। आप मेरा यकीन करिए, पढ़ क्या रहे हैं आप? ये लो भाई। धोखे में तो आप आ गए ससुर जी। इस सदमे से मेरे पिताजी चल बसे। ठीक है अनुराधा, अब नासिक से यहाँ आई, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक काम कीजिए, आप अपना एड्रेस दे जाइए, हम आपको कांटेक्ट करें। और हाँ, उस लाश का क्या किया? उस कमीने राजपाल की लाश को तो कुत्ते भी नहीं खाएंगे एसपी साहब। ठीक है, अब जा सकते, हम देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार।
मिस शर्मा, ये आपने मुझे कहाँ भेज दिया था? कहाँ भेज दिया था? मैंने तुम्हें वहां टाइपिंग करने भेजा था, किसी का खून करने नहीं भेजा था। क्या? हाँ, मुझे सारा किस्सा मालूम हो गया है। अब मुझे तुम जैसी लड़कियों की जरूरत नहीं। मिस शर्मा, ये आप क्या कह रही हैं? आप ही की वजह से तो मैं इस मुसीबत में फंसी हूँ। वो शांति मैडम तो कह रही थी कि उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं था। वो झूठ बोलती है। हम हर फोन करने वाले की आवाज रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और आज के बाद हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। और हाँ, अकाउंटेंट के पास जाकर अपना हिसाब जरूर क्लियर कर। मिस शर्मा, ये आप क्या कह रही हैं? ये मेरा लंच टाइम है, मेरा लंच टाइम बर्बाद मत करो। तुम्हारे साथ तो वाकई में जाती हुई है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि प्राइवेट नौकरियां ऐसी ही होती हैं। एक्सक्यूज मैम, यस, ये ऑफिस के लोग कहाँ गए हैं? क्या ऑफिस बंद है क्या? लंच टाइम है। ओह, फिर तो कोमल सानी भी लंच के लिए गई होगी। हाँ, गई तो है अभी अभी, लेकिन लंच के लिए नहीं, उसकी ऑफिस से छुट्टी हो गई है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? होना क्या है, बहुत बदकिस्मत लड़की है। मैडम ने उसे एक असाइनमेंट के लिए भेजा था, लेकिन वहां पर एक मर्डर हो गया। इसमें उसका क्या कसूर? आपके पास लोगों के फोन आते हैं, फिर मैडम आपको वहां भेजती है। कोमल जहां गई थी वहां से भी क्या फोन आया था? नहीं, उस दिन तो मैं यहीं थी, वो लंच टाइम था। लेकिन कोमल जब लंच से वापस आई तो मैडम ने उसे कहीं भेजा। मुझे नहीं लगता कि वहां कोई फोन आया होगा। अच्छा, खैर ये सब बातें छोड़िए, आपको टाइपिंग के लिए एक लड़की चाहिए थी। मैडम जैसी आती है आपका काम हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा। I'll call it. ओके सर। Thank you very much. मिस भार्गव। कौन? मिस भार्गव, मैं एसीपी विजय हूं, क्राइम ब्रांच। जी बोलिए एसीपी साहब। मिस भार्गव, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि आप मेरे सवालों का सही से जवाब देंगे। बात बताइए मिस भार्गव, आपने टाइपिंग पूल पे फोन करके कोमल नाम की किसी लड़की को यहां बुलाया था? नहीं सर, मेरे घर में तो फोन है ही नहीं, और उस लड़की को किसने फोन किया होगा या वो यहाँ कैसे आई सर, मुझे नहीं पता। इस बार को लड़की तो यहां आई थी, और उसे भेजा भी टाइपिंग पूल की मालकिन शर्मा ने था। कहीं आपके साथ किसी ने कोई मजाक या कोई शरारत तो नहीं की? सर, इस घर में लड़की की आवाज और किसकी हो सकती है? हाँ, प्रदीप ऐसा कर सकता है, पर प्रदीप लड़की की आवाज में तो नहीं बोल सकता ना। मिस भार्गव, ये प्रदीप कौन है? सर, मैं थोड़ी देर के लिए स्कूल गई थी, और हो सकता है कि हमेशा की तरह प्रदीप उस दिन भी घर में मौजूद हो सर, और लाश भी उसी ने रख दी हो। ऐसे बता, वो लाश मिस भार्गव के घर पे तूने रखी थी? लाश? कैसी लाश? देखो, वैसे बता दो, वरना मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम कुछ नहीं जानते
उस दिन दरवाजे के पीछे खड़े बातें क्यों सुन रहे थे? वो लड़की शांति भार्गव मुझे बहुत अच्छी लगती है। अंधी है वो, अकेली रहती है वो। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जब भी मैं उसके बाद शादी की बात करने जाता हूँ वो नाराज होकर भगा देती है मुझे। झूठ बोल रहे हो? नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको यकीन ना हो तो आप राहुल से पूछ लीजिए। ये राहुल कौन है? साहब वो एक बच्चा है जो भैरव झूला के ठीक सामने बैठा रहता है। ठीक है, आज तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तुम्हें लॉकअप में रहना पड़ेगा, समझे तुम? खाए मेरे गोले तोते के जैसा बोले। ले बेटा राहुल, गोला खा, तोते के जैसा बोलेगा। जो खाए मेरे गोले तोते के जैसे बोले, जो खाए मेरे गोले तोते के जैसे बोले। अरे साहब, अच्छा हुआ उस दिन अपने प्रदीप को पकड़ लिया। कहीं छोड़ा तो नहीं आपने उसको? नहीं, हम उसे हवालात में बंद करके आए। बहुत अच्छा साहब। अच्छा एक बात बताओ, तुम राहुल नाम के किसी बच्चे को जानते? अरे साहब, वो क्या है, रोज मुझसे गोले बना के लेके जाता है और वहां जाकर के बैठ के खाता है। साहब, आते जाते लोगों को देखता रहता है और आने जाने वाली गाड़ियों के नंबर भी लिखा करता है। यही उसका खेल है, यही उसका शौक है। आपको मिलना है तो हमारे साथ चलिए। चलो आइए 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 साहब। अरे बेटा राहुल, देखो तो साहब लोग आए हैं, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। बेटा राहुल, एक बात बताओ, क्या तुम सारा दिन यहाँ बैठकर आने जाने वाले लोगों को देखते रहते? हाँ। बेटा राहुल, क्या तुम्हें पता है कि उस घर में 15 तारीख को एक आदमी की लाश मिली? हाँ, पुलिस भी आई थी, आप भी तो आए थे। अच्छा बेटा, ये बताओ कि उस दिन तुमने करीबन 12 बजे किसी को यहाँ आते देखा था? प्रदीप अंकल को, वो यहाँ से भाग के गए थे। और हाँ, उसके पीछे पीछे शांति बहन भी निकली थी और फिर एक वैन आकर के रुकी। खाए मेरे गोले तोते के जैसे बोले, जो खाए मेरे गोले तोते के जैसे बोले, जो खाए मेरे गोले। जो खाए मेरे गोले तोते के जैसे बोले। जो खाए मेरे गोले तोते के जैसे बोले। बोला चिड़ा तुम्हें? हाँ हाँ, शायद वो कारपेट धोने वालों की बेल थी, क्योंकि उसमें से 2 आदमी निकले और कारपेट लेकर के घर के अंदर गए। हमने सोचा कि शांति बहन का कारपेट होगा, फिर देख रहा हूँ वो दोनों आदमी कारपेट लेकर के बाहर आए और गाड़ी में रखे और गाड़ी लेकर के चले गए। दीनू, क्या तुम्हें उस वैन का नंबर याद है? साहब, कुछ बच्चे आ गए थे, हम उनको गोले बना के देने लगे, कुछ याद नहीं आ रहा है। साहब, वो गाड़ी का नंबर याद आया हमको, 6499। ओफो भैया, मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप कोई भी काम इतनी नादानी से कैसे कर सकते हो। क्या हुआ बहना? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। उस एसीपी विजय ने मुझे इतना परेशान कर रखा है कि बस पूछो मत। चिंता नहीं करने का बहना, मैं हूं ना। क्या करता मैं, करना पड़ा मुझे अब अपने इकलौते बेटे प्रदीप को उस अंधी लड़की के चंगुल से दूर रखना होगा। लेकिन हुआ क्या? तुम्हारे इकलौते बेटे को जेल की हवा खानी पड़ी। बस बहना, बस बस, जले पर नमक मत छिड़को।
मैं जाकर कमिश्नर से मिलता हूं। इन पुलिस वालों को तो मैं मिट्टी के मोल खरीद लूंगा। भैया, तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे वो तुम्हारी बोली लगाने का इंतजार कर रहे हो। तुमने पैसे फेंके और वो बिक गए। और अगर नहीं माने ना तो उनका ट्रांसफर ऐसी जगह करवाऊंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा उन्हें। अब बातें ही करते रहोगे या कुछ काम भी करोगे? अरे चिंता नहीं करने का बहना, मैंने कहा ना मैं हूं। मैं जाकर उस कमिश्नर साहब से मिलता हूं। अपने मंत्री महोदय साहब कब काम आएंगे? मंत्री महोदय साहब, कमिश्नर साहब, मैं इस शहर का एक बहुत ही इज्जतदार आदमी हूं। मेरा एक ही बेटा है, इकलौता बेटा, प्रदीप उसका नाम है। मैंने उसे बड़े लाड प्यार और नाजों से पाला है। उसे आपके वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, विजय साहब, उन्होंने उसे जेल में डाल दिया है सर, वो भी एक छोटे से शक की बिना पर। और शक ये है सर कि एक लाश मिली है एक अंधी लड़की के घर से, जहां मेरा बेटा अक्सर आया जाया करता है। मगर आपका बेटा वहां क्यों जाया करता था? अब क्या बताऊं सर, जवान लड़का है, जवानी के जोश ने उसे भी अंधा कर दिया है। मैं कुछ समझा नहीं सर। उस अंधी लड़की के चक्कर में अंधा हो गया है वो। अब आप तो जानते हैं कि प्यार का चक्कर वक्कर आदमी को अंधा कर देता है। बस उसके प्यार के अंधेपन की वजह से उसने वहां आना जाना शुरू कर दिया। अब उसे क्या पता था कि बिना वजह के एक दिन उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी, बेवजह मुसीबत में फंसाएगा वो। देखिए, आप चिंता मत करिए, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि आपके बेटे को कोई तकलीफ ना हो। सर पिछले 2 दिनों से मेरा बेटा हवालात में है सर, बिना किसी वजह के, बिना किसी कसूर के। सर उस पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। वो जेल की दीवार में उसका दम घुट रहा होगा। कमिश्नर साहब प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ कीजिए सर, कुछ कीजिए। देखिए, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं, मैं इसी विजय से बात करूंगा, आप बेफिक्र रहें। मामले की जानकारी मिलते ही हम आपके बेटे को छोड़ देंगे। ठीक है सर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बस जल्द से जल्द मेरे बेटे को हवाला से बाहर निकलवा दीजिए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। और हां, एक छोटी सी इल्तिजा और है सर, इस एहसान के बदले आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूं सर। अरे नहीं प्रभाकर साहब, ये तो हमारी ड्यूटी है। और फिर मिनिस्टर साहब ने आपके बारे में काफी तारीफ की है, भला हम उनकी बात को कैसे टाल सकते हैं। आप इत्मीनान रखिए, आज शाम तक आपका बेटा आपके साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कमिश्नर साहब, मैं चलता हूं। बेफिक्र होकर जाइए, आई विल टेक केयर ऑफ योर सन। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। चलता हूं सर। कोमल, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रही हो। माँ, मिस शर्मा ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या? नौकरी से निकाल दिया? उस दिन मिस भार्गव के यहाँ जो लाश मिली थी, उससे ना तो मेरा कोई संबंध था, ना ही मेरा कोई दोष। फिर भी पुलिस मुझे ले गई, बाद में छोड़ दिया था। पता नहीं मिस शर्मा को इस बात की भनक कैसे पड़ गई, मुझे नौकरी से निकाल दिया। बेटा, मुझे लग रहा है तुम्हें पुलिस के सामने सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। उससे क्या होगा, उन्होंने तो बेवजह मुझे डाल ही दिया था ना लॉकअप में। बेटा, ऐसा नहीं सोचते।
वो पुलिस की ड्यूटी थी, और जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उन्होंने तुम्हें छोड़ भी तो दिया। तुम्हें नहीं पता माँ, जब एक लड़की को लॉकअप में बंद किया जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे किसी मासूम सी बकरी को शेरों के बीच डाल दिया हो। वो खौफ, वो डर जिसके साए में मैंने वो वक्त गुजारा, मैं भूलने से भी नहीं भूल सकती मां। देखो बेटा, ऐसा नहीं सोचते। ये जीवन चक्र दिन और रात की तरह है, उसमें बदलाव तो आते रहते हैं। कभी दिन है तो कभी रात है, कभी खुशी है तो कभी गम भी है। ये जीवन चक्र एक पहलू है बेटा। क्या करूं मां? देखो बेटा, सच्चाई का सामना करो। जो कुछ भी तुमने देखा है, जो कुछ भी तुमने महसूस किया है, उसे पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ पुलिस के सामने रख दो। फिर जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा बेटा। ठीक है। मैं शर्मा ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, उसकी कोई वजह भी तो नहीं है ना बेटा। जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूंगी मां। मेरी बच्ची, चिंता मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर अजय, ये सब क्या है? आप लोगों ने एक इनोसेंट लड़के को इसलिए जेल में डाल दिया क्योंकि वो लड़का उस अंधी लड़की के घर की खिड़की से झांक रहा था। सर, एसीपी विजय साहब ने उस लड़के को रंगे हाथों पकड़ा। बहुत रंगे हाथों? ऐसा कौन सा गुनाह किया था उसने जो तुम रंगे हाथों पकड़ने की बात कर रहे हैं? सर, ये तो एसीपी विजय साहब ही बता सकते हैं। बाय द वे, ये विजय है कहां? सर, एक्चुअली विजय साहब अपनी फैमिली के मैटर्स के सिलसिले में एक दिन के लिए शहर से बाहर गए। वेरी इंटरेस्टिंग। इतने कॉम्प्लिकेटेड केस को यूं बीच में छोड़कर एसीपी साहब शहर से बाहर गए हैं, यानी कि जब तक वो शहर से बाहर रहेंगे वो लड़का जेल में सड़ता रहेगा। Is it right? सर, मेरे ख्याल से कोई इमरजेंसी आ गई इस वजह से। ठीक है, वे काम करो, इस प्रदीप को जल्द से जल्द हवालात से रिहा करवा दो। लेकिन सर, ये केस तो एसीपी विजय साहब का है, इसके बारे में डिसीजन तो वही ले सकते हैं ना। What? You mean जब तक वो नहीं आ जाता तुम उस लड़के को छोड़ नहीं सकते? सर, पुलिस लॉ के हिसाब से हमें ऐसा ही करना चाहिए। That's very nice, इंस्पेक्टर अजय। अब तुम मुझे कानून की भाषा सिखाओगे। वाह, मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम दोनों फंक्शन कैसे करते हो। I'm sorry सर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। Anyhow, फिलहाल तुम मेरी गारंटी पर मिस्टर शशि प्रभाकर के बेटे प्रदीप को छोड़ दो। ठीक है सर, जैसा आप ठीक समझे। मैं अभी नेहरू नगर पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर पाठक को कहकर उसे रिहा करवा देता हूं। That's good. Go ahead with the job. सर। हेलो। प्रभाकर जी, कमिश्नर भल्ला बोल रहा हूं। यस सर। आप आज शाम अपने बेटे को पुलिस स्टेशन से ले जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। That's my duty. Have a nice day. Bye. इस बार तो मैंने तुझे बचा लिया, मगर आज के बाद तूने अगर उस अंधी लड़की के घर की तरफ पलट कर भी देखा तो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसता रहेगा। मगर पापा, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, उन्होंने बस यूं ही मुझे जेल में डाल दिया, मैं तो बस यूं ही वहां गया था। चुप कर, सफाई मत पेश कर, मैं सब जानता हूं। कभी कभी गुनाह करने वाला ऐसी चालें चलता है कि गुनहगार तो बच जाता है, मगर बेगुनाह वो फंस जाता है। मगर पापा। शराब
मैंने कह दिया तो कह दिया। आज के बाद तुम इस घर के बाहर एक कदम भी नहीं निकालोगे। दिस इज माई ऑर्डर। अरे भैया, तुम तो बात का बतंगड़ बना रहे हो। अरे जवान बेटा है, अपना अच्छा बुरा समझता है। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, अब बहना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बुआ जी, अब तो आप ही। चिंता मत करो, मैं हूं ना। मिस कोमल, हम तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर गए थे और हमने तुम्हें छोड़ भी दिया था। इस बात का पता हमारे सिवाय किसी को नहीं था। मिस शर्मा को इस बात का पता कैसे चल गया? सर, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। इसकी दो ही सूरतें हो सकती हैं। या तो मिस शर्मा ने तुम्हें हमारे साथ जाते हुए देख लिया था, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मिस शर्मा वहां क्या कर रही थी। ठीक है, यू कैन गो। थैंक्स। थैंक यू सर। आइए सर। देखिए सर, ये वही वैन है जो शांति भार्गव के घर के पास आई थी। अजय, इसका मतलब यह हुआ कि मिस शर्मा का इस घर से जरूर कोई ताल्लुक है। यह घर शशि प्रभाकर का है, जो पैकर्स एंड मूवर्स नाम की कंपनी चलाते हैं। यह वैन जरूर उन्होंने उससे हायर पर ली होगी। क्या तुम मुझे यह वैन दिखाने आए? सर, जैसा कि आप जानते हैं, शशि प्रभाकर का एक बेटा है प्रदीप, जो शांति भार्गव से प्यार करता है। सर, आजकल उसका बेटा राजपाल के कत्ल के शक में हवालात में बना। सर, मुझे पूरे यकीन है कि शशि प्रभाकर ने हम दोनों को यहां पर अच्छी खासी मोटी रिश्वत देने के लिए बुलाया, ताकि हम उसके बेटे को छोड़ दें। सर, एक काम करेंगे, हम लोग वो रिश्वत आधी-आधी बांट लेंगे ना। अजय, शड़ा। सर, अब ये बात आप अंदर जाके मत कह दीजिएगा, वरना सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। सर, मुझे पूरा भरोसा है कि आज फैसले का दिन है। चलो, कम। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम शशि प्रभाकर है, मैं ही प्रदीप का फादर हूं। कहिए। शशि प्रभाकर साहब, ये हमारे ऑफिसर हैं एसीपी विजय साहब, और इनके हुक्म के बिना आपके बेटे को नहीं छोड़ा जा सकता। इंस्पेक्टर साहब, मैंने सुना है कि आपने मेरे बेटे को लॉकअप में बंद कर दिया है, मगर क्या आपको लगता है कि मेरा बेटा ये खून कर सकता है? प्रभाकर साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका बेटा खून नहीं कर सकता? क्योंकि हमारे पास तो सारे पुख्ता सबूत हैं कि आपका बेटा वहीं मौजूद था जहां पर कत्ल हुआ था। देखिए, जिस आदमी की लाश वहां मिली है, मैंने सुना है कि उसका खून वहां नहीं हुआ। यह बिल्कुल ठीक सुना। उसके सीने में खंजर उसे मारने के बाद ही होगा। एसीपी साहब, क्या आपको लगता है कि मेरा बेटा अकेले ये काम कर सकता है? भैया, ये लोग आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने आपसे कहा था किसी अच्छे वकील की मदद लीजिए। मिस शर्मा, अच्छे वकील की जरूरत आपको है, क्योंकि अब आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने कोमल सानी को नौकरी से क्यों निकाला था। अरे वाह, कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हुई लड़की हवालात में रही, और अब उस बदनाम लड़की को मैं अपने यहां रख लूं? हाँ, इससे यह बात साबित हो जाती है कि आपने उस लड़की को उस अंधी लड़की के घर क्यों भेजा था। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको यहां अपने बेटे के लिए बुलाया है। मैं उसकी रिहाई के लिए आपको मुंह मांगी रकम देना चाहता हूं। हाँ, इससे यह बात साबित हो जाती है कि आप अपने बेटे की शादी उस अंधी लड़की से नहीं होने देना चाहते। अरे, आप मेरे घर में खड़े होकर मुझी पर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम? इंस्पेक्टर पाठक, जरा अंदर आइए। आप
साहब ये तो वही चादरी है जिसने मुझे 1000 के नोट दिया था कुरियर वाले का बैग चुराने के लिए। अरे झूठ है ये, बकवास कर रहा है। जी नहीं, ये बकवास नहीं कर रहा है। इंस्पेक्टर पाठक, जरा वो बैग निकालिए जो आपने स्टबोरी से बरामद किया था। उसमें एक लेटर है मिस्टर शशि के नाम का, जरा दीजिए। ये सब क्या तमाशा है यार, बकवास है ये सब। आप लोग मेरे घर में तमाशा कर रहे हैं। अजंता कुरियर कंपनी से हैं, कहिए। साहब, अगर आपको याद हो तो आपको फोन करके मैंने ही आपसे आपके घर की लोकेशन पूछी थी और फोन पर यह भी कहा था कि मैं आपके पास अपने कुरियर बॉय को भेज रहा हूं। झूठ 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 बोल रहा है ये, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, झूठ बोल रहा है ये। मिस्टर शशि प्रभाकर, अब आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि राजपाल उर्फ राजन नायर ने आपको वो खत नहीं लिखा था। आप नहीं चाहते थे कि वो खत आपके घर पहुंचे, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि किडनैपर का वो खत आपको फंसा सकता है। सर, दरअसल ये वही खत है जो ब्लैकमेलर राजपाल ने लिखा था। हाँ, ये कहानी मुझे अनुराधा शर्मा, जो कि राजपाल की बीवी थी, उसने मुझे बताई थी। 15 साल पहले उनकी शादी टूट गई थी। ये कहानी 30 साल पुरानी है, जब शशि प्रभाकर ने एक लड़की तरुणा से शादी कर ली थी। तरुणा ज्यादा साल तक जिंदा नहीं रह सकी और उसकी मौत हो गई। शशि प्रभाकर ने दूसरी शादी करवा ली। अचानक एक दिन इन्हें किसी वकील के मार्फत इस बात का पता चला कि करुणा का चाचा जो सिंगापुर में रहता था, वो करुणा के नाम पर करोड़ों की जायदाद छोड़कर मर गया। इन्होंने एक चाल चली, इन्होंने सर्टिफिकेट्स और फोटोग्राफ के जरिए वो सारी जायदाद हासिल कर ली। राजपाल, जो करुणा के चाचा का दोस्त था, जब उससे इस बात का पता चला तो उन्होंने मिस्टर शशि को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, यहां तक कि इन्हें धमकी भरा खत भी लिख दिया। क्यों मिस्टर शशि? मिस्टर राजपाल आइए। जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर राजपाल, आपके पैसों का इंतजाम हो गया है। थैंक यू मिस्टर प्रभाकर। अब हम एक दूसरे के राजदार ही नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी हैं। तो फिर क्यों ना इस खुशी में एक एक प्याली चाय हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये पैसा भी कमाल की चीज है, अच्छे खासे आदमी को ईमानदार से बेईमान बना देता है और बेईमान से ईमानदार। वैसे मिस्टर प्रभाकर, मैं चाहता नहीं था कि आपका राजदार बनकर मैं आपकी दौलत हथियाने की कोशिश करूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, बाकी पेट का सवाल है। मिस्टर राजपाल, डोंट गेट इमोशनल। जी, आइए बैठिए, चाय पीजिए, ये लीजिए। थैंक यू। आज के बाद कोई सवाल आपको परेशान नहीं करेगा। समझा नहीं। मैंने आपके हिस्से का इंतजाम कर दिया है। आपके इतने बड़े हिस्से में से एक छोटा सा हिस्सा मेरे लिए बहुत बड़ा साबित हो गया। बातों में बहुत माहिर हैं आप। मिस्टर प्रभाकर, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चलता हूं। क्या हुआ? अरे मिस्टर राजपाल, शशि प्रभाकर कभी किसी को उसका हिस्सा नहीं देगा। हिस्सा चाहिए ना? शशि प्रभाकर, आपने उस लाश के सीने में छुरा घोंपा और बड़ी खूबसूरती के साथ उसे कारपेट में लपेटकर उस अंधी लड़की के घर भिजवा दिया। आपने यही सोचा होगा कि वो अंधी लड़की कानून के चक्कर में पड़ जाएगी और आपका बेटा बड़ी खूबसूरती के साथ उस लड़की के चुंगल से निकल जाएगा। सर, लेकिन मिस्टर शशि प्रभाकर ने कोमल को उस अंधी लड़की के घर क्यों भेजा? वो इसलिए कि कानून अंधी लड़की पर शक नहीं करेगा और कोमल कानून के चक्कर में उलझ कर रह जाए। इन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर अपनी स्वर्गीय पत्नी तरुणा की सारी दौलत हथिया ली और उसके बाद राजन का खून कर दिया। बस
एक गलती कर दी इन्होंने। इस टपोरी को 1000 रुपया दे और इसने राजन का खून कर दिया, कोरियर वाले लड़के का। अगर यह ना पकड़ा जाता तो आप हमारे हाथ कभी नहीं आते। क्यों मिस्टर शशि? इंस्पेक्टर सर, टेक देम इनटू कस्टडी। ओके सर, प्लीज चलो। ये केस भी सॉल्व हो गया सर, लेकिन एक बात का दुख है सर, जो धन मिलने वाला था ना वो भी हाथ से गया। अजय, इसमें धन तो नहीं मिला, हाँ, लेकिन इस बार तुम्हें एक लंबी छुट्टी जरूर मिली। वो इसलिए क्योंकि मैं भी कुछ महीनों की छुट्टी के लिए मॉरिशस अपनी फैमिली को लेकर जा रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं सर?